हाय, मैं सर निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइफ। आज ये रिकॉर्डिंग 25 जनवरी को हो रही है। इट्स अ वेरी कोल्ड। आज तो 3 डिग्री 4 डिग्री वाली स्थिति है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लास्ट टर्म तक स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में देख चुके हैं, और कई तरह की जो स्ट्रेन थी, स्ट्रेस थी, वो सब हमने सीख चुके थे। आज हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है उसके बारे में सीखेंगे। तो हुक्स साहब ने ये बताया कि विद इन ए लिमिट, यानी जब डिफॉर्मेशन छोटा होगा ना, तब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब स्ट्रेस क्या था वो हम लास्ट टाइम पे आपको बता चुके थे, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या था, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो विद इन ए सर्टेन लिमिट जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। अब जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हमने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फिर एक कांस्टेंट लिया है। अभी जो कांस्टेंट के है ना, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा। तो अलग अलग सिचुएशन में स्ट्रेस भी कई तरीके की थी, स्ट्रेन भी कई तरीके के थे, तो हमारे ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी कई तरीके का अभी बन जाएगा। तो यंग मॉडुलस बनेगा, बल्क मॉडुलस बनेगा, शेयर मॉडुलस बनेगा, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन का एक कर्व ले आ रहे हैं, ये देखिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये स्ट्रेन है और वर्टिकल एक्सिस पर ये स्ट्रेस है। तो कोई भी मटेरियल ले लिया है, उस मटेरियल पर हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हम उसकी वही चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन वॉल्यूम वगैरह हम उसका देख रहे हैं। तो एक कर्व इस तरीके से खींचा गया। ठीक, तो इस कर्व में उम्मीद है आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूं। तो यहां से कर्व शुरू होता है, ये पॉइंट ए है, फिर ये इसके बाद ये पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन है, ये आपकी क्या है, डॉटेड लाइन। स्ट्रेन यानी वही चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, या वॉल्यूम के सेंस में बात करें तो डेल वी बाई वी। स्ट्रेस आपका क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सबसे पहले गिवन ग्राफ में जो रीजन फ्रॉम ओ टू ए है, ये आपका क्या है, ये आपका इलास्टिक रीजन है, जिसमें कि हुक्स लॉ को ओबे किया जा रहा है। पहले बोलता ना कि फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी थोड़े डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तभी तक प्रॉपर्टी जो होती है, तभी तक जो मटेरियल या सॉलिड होता है वो अपने ओरिजिनल शेप के पास लौटता है। तो ओ से ए के बीच में ये जो लीनियर कर्व है, हम उसी के अंदर सिर्फ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिख रहे हैं, यानी सिर्फ कहां से कहां तक, ओ से लेके ए तक के लिए ही ये आपका फॉर्मूला वैलिड है। अब हम चलते लाओ ए से बी में, क्या ओ से ए तक हमने सीख लिया, अब हम आ रहे हैं ए से बी तक। ए से बी में हम क्या देखेंगे, कर्व हल्का सा जो है वो कर्व हो जाएगा। अब वो स्ट्रेट नहीं रहा, स्ट्रेट थोड़ा इस तरह से जाता। तो ए से बी में अभी भी ये है कि भले ही वो लीनियर रिलेशन होल्ड नहीं करता, ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करता, बट फिर भी यदि हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो बी तक भी बॉडी जो होती है वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल शेप को लौट आती है। तो ये जो पॉइंट बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। इसको अच्छे से नोट कर लें। तो जो पॉइंट बी है वो हमारी इलास्टिक लिमिट या फिर क्या हो गया, यील्ड पॉइंट। तो बॉडी के वापस से अपने ओरिजिनल शेप में लौटने की गारंटी सिर्फ पॉइंट बी तक ही है। उसके बाद क्या होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यदि बी से आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि पॉइंट बी के बाद भी आपने स्ट्रेस या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाना जारी रखा, तो बॉडी क्या होगी आपकी, इस तरीके से हो जाएगी, सच दैट यदि आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तब भी बॉडी के अंदर एक परमानेंट सेट आ जाएगा। ये जरा देखिए। तो इससे पहले तक मैंने डॉटेड लाइन नहीं खींची थी। डॉटेड लाइन ये बता रही है कि यदि इस पॉइंट सी के बाद यदि आपने लोड या डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, स्ट्रेस हटा दिया, तो बॉडी फिर से वापस ऐसी कंडीशन में कभी भी नहीं पहुंचेगी, मतलब जीरो पे रिटर्न नहीं होगी। जीरो हमारा कौन सा पॉइंट था, जहां पे स्ट्रेन जीरो हो जाना था। पर पॉइंट सी तक यदि आप आ गए तो फिर परमानेंट सेट बॉडी के अंदर हमेशा एक लैग उसमें आ जाएगा। तो ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट के बाद यदि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप पर नहीं लौटेगी, बल्कि उसमें हमेशा एक परमानेंट सेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी कर्व को हम आगे समझ रहे हैं। अब हम उस पॉइंट सी के बाद भी लोड को बढ़ाते चले गए। तो पॉइंट सी के बाद भी यदि हम लोड को बढ़ाते चले जाएं, तो जरा देखिए, पॉइंट सी के बाद तो फिर बॉडी एकदम फ्लूइड की तरह, या जिसको हम प्लास्टिक की तरह बोल रहे हैं, कि इस लाइन पर जरा देखिए, आप स्ट्रेस या डिफॉर्मिंग फोर्स या लोड को तो बिल्कुल ना के बराबर ही बढ़ा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है, जो चेंज इन डायमेंशन है, वो बहुत ज्यादा
बढ़ गई है। यानी कि यहां पर भी लिखा हुआ है कि एक बार आप इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ को पार कर गए तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन है कोई चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो जो स्ट्रेन जो है वो इट इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली इवन फॉर द वेरी स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। या इसको स्लोप में भी देख लें, यहां पर स्लोप देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का अच्छा खासा था, यहां पर वो स्लोप देखिए इतना डाउन हो गया है, यानी कि छोटे से वाई एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस की क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो पॉइंट सी के बाद ये कर्व जितना लंबा होगा, यानी कि उतनी देर तक वो मेटेरियल सर्वाइव किया, तो उसको हम डक्टिलिटी से भी समझेंगे। यानी कई मेटेरियल तो क्या होते हैं पॉइंट सी के बाद ही वो इमीडिएटली टूटने लगते हैं, तो वो तो आप किस कैटेगरी में चलेंगे, ब्रिटल में, कि भाई जल्दी से टूट गए। पर पॉइंट सी के बाद भी यदि मेटेरियल बहुत देर तक सर्वाइव कर रहा है और ये कर्व की लेंथ आपको दूर तक दिख रही है, तो हम ये बोलेंगे कि वो मेटेरियल के अंदर डक्टिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे वो नहीं था, कई बार आपने मूवी देखी होगी, ईसीजी का पैटर्न आता रहता है, कोई डेथ बेड पर लेटा हुआ है, तो ईसीजी का पैटर्न जब तक आ रहा है तब तक कहते हैं अरे हाँ भाई सांस जिंदा है, आदमी चल रहा है। पर जैसे ही वो एकदम से ईसीजी का पैटर्न की लाइन टूट जाती है, जोर से वहां पे डॉट और आवाज आने लगती है, यानी यहां पर मेटल की भी बात बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद ई के बाद ये क्या दिखा रहा है कि मेटल की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, मतलब मेटल टूट चुका है। तो जितनी देर तक ये कर्व की लेंथ दिख रही है तब तक मेटल सर्वाइव कर रहा है अगेंस्ट लोड, और जैसे ही ये लास्ट का फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, इसका मतलब मेटेरियल टूट चुका है। इसका मतलब कोई हम बगल में ऐसा कर्व खींच दें जिसमें कि ये बस यहीं तक ही खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो मैंने अभी अभी लाइन खींची ये वाला उस वाले के रेस्पेक्ट में कम डक्टाइल है, ठीक है जी। और कुछ देखें अब इसमें, तो ये परमानेंट सेट और ये सारी बातें मैं आपको बता चुका, फिर भी यदि आपको इस स्लाइड का फोटो लेना है तो वो आप ले सकते हैं। और ई पर फाइनली बॉडी फ्रैक्चर करी जाती है, और इस रेंज में जरा देखिएगा डी से ई वाले में, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं डी से ई में क्या होगा। तो डी से ई में आप जरा देखिए तो स्लोप नेगेटिव, क्योंकि देखिए यहां पर तो स्लोप पॉजिटिव था, ठीक है, एक्यूट एंगल था, पर डी से ई में स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है, यानी वो क्या बोल रहा है, इसका अपन एक प्रोजेक्शन डाल दें तो डी से ई वाली लाइन ये बोल रही है कि आप इवन लोड या स्ट्रेस को घटा रहे हैं तब भी एलोंगेशन या स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो डी से ई की ये खासियत है। तो इवन द रिमूवल ऑफ लोड पर फिर भी बॉडी में स्ट्रेन जनरेट होता जाता है और बॉडी आपकी डिफॉर्म होती चली जाती है। तो ये सब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का कैरेक्टरिस्टिक था। अब हम इससे कुछ रिलेटेड और भी बातें करेंगे, पर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन सिर्फ हम इस लीनियर रीजन में लगा रहे हैं, जो मैंने आपको भी पिछले उसमें भी बताया था। तो एक बार फिर से वो पिछली स्लाइड ले लें, फिर अपन तीनों तरह के जो मॉडल्स होते हैं ये देखिए जरा। तो स्ट्रेस से स्ट्रेन जो है वो आपने स्मॉल लीनियर रीजन कहां से, ओ से ए में ही अपन ने लगाया है, ये वाला सिर्फ ओ से ए के लिए ही हम इसको बात करेंगे। हाँ, तो जो रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इट इज फाउंड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। तो मेटल कौन सा है भाई, स्टील है, कॉपर है, ब्रास है, किस तरीके का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है हमारा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरीके के हैं, एक तो यंग मॉडुलस कहलाता है, एक शियर मॉडुलस है और एक आपका बल्क मॉडुलस है। तो यंग मॉडुलस को हम जनरली इस तरीके के वाई से दिखा देते हैं, ये कैपिटल वाई जैसा सिंबल है। बल्क मॉडुलस को हम बी से दिखा देंगे, और शेयर मॉडुलस को कई जगह जी से भी दिखाते हैं, कई जगह एस से भी दिखाते हैं। तो जो हमने अभी लीनियर रीजन सीखा था स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में, सिर्फ उसी लीनियर रीजन के अंदर हुक्स लॉ वैलिड है, और सिर्फ उसी रीजन के अंदर हम ये तीनों तरीके के कांस्टेंट डिफाइन करने जा रहे हैं, जो कि सारे मेटल के कैरेक्टरिस्टिक हैं या मेटल पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस हम किसी वायर वगैरह के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सॉलिड वायर है तो उसके लिए हम यंग मॉडुलस को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इट इज अ रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब वायर को हमने खींचा, टेंसाइल में तो खींचने वाला पुल वाली बात है, और कंप्रेसिव में क्या हो जाएगा, पुश कर रहे हैं हम उसको, वायर को या रॉड को। तो ये दोनों कैटेगरी मैंने शुरुआती लेक्चर में ही कवर कर दी थी। तो द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द यंग मॉडुलस, ठीक है जी। क्योंकि यंग मॉडुलस का वही डेफिनेशन है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो ऊपर ये स्ट्रेस आ गया, नीचे स्ट्रेन आ गया। अब स्ट्रेस क्या है, आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया,
फोर्स कौन सा लेना है आपको, वही नॉर्मल वाला लेना है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया और नीचे क्या हुई डिफॉर्मेशन डेल एल बाई एल, इसको आगे पीछे सब कर लीजिएगा। इसकी मैं एक स्लाइड भी दिखा देता हूँ आपको कि हमने एक वायर के लिए इसको लगाया है, ये देखिए जरा। तो सिर्फ इस सिस्टम में देखिए भाई तार रखा हुआ था सीलिंग के भरोसे और वहां पर हमने फोर्स लगा के इसको खींच लिया। जैसे ही फोर्स लगा के खींच लिया उसमें एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा और डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर वो यंग को अपन ने इस तरीके से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके उसको हमने डिफाइन कर दिया था। तो स्ट्रेस की वजह इसमें अप्लाइड फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय वायर के लिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, हम अपने ओरिजिनल पे आ जाएं। तो ये था आपका यंग मॉडुलस जिसका सिंबल यंग हो गया। इसको थोड़ी देर में हम न्यूमेरिकल इस्तेमाल करेंगे। फिर भी मेरे लिए तो न्यूमेरिकल करते वक्त मैं तो उसको इस तरीके से देखता हूँ, डेल एल बराबर एफ एल बाई ये वाला, तो मुझे याद रहता है। इसको मैं ऐसे याद रख लेता हूँ, फल आया तो मेरे को न्यूमेरिकल करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल 99% में मैंने देखा है एलोंगेशन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जो हम इस तरह डिफाइन करते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। मेजर क्वेश्चन में जब आप करेंगे तो एलोंगेशन का ही होगा, तो उसमें यदि फल आया करके ध्यान रखेंगे तो बड़ा तेजी से आपके न्यूमेरिकल आपके हो जाएगा। अगला देखते हैं हम शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस जो है शेप के चेंज से रिलेटेड है। तो शेप के चेंज से रिलेटेड है, वो हमने जैसे यहां पर एक बॉक्स जैसा दिखाया हुआ, उस बॉक्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी जो उसका एरिया था उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया गया। यहां से हमने इसको रिवेटेड या फिक्स मार दिया है। ये फिक्स है ये वाला सरफेस, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, तो ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। हम ट्रांसलेशन मोशन नहीं चाहते, हम डिफॉर्मेशन इन शेप चाहते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल हमने एक फोर्स लगाया, तो यहां पर आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसके चलते ये जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा था वो पैरेललोग्राम जैसा हो जाएगा। यदि मैं 2D की बात करूं, 3D में फिर वही उसी हिसाब से कि जो पहले आपका क्यूबॉइड जैसा दिख रहा था वो फिर पैरेललोपाइड जैसा हो गया। ठीक है जी। तो द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, ये तो आपका शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, टू द कोरस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या हुई, चेंज इन शेप की बात चल रही है। तो शेयरिंग स्ट्रेन को हमने कैसे दिखाया यहाँ पर, डेल एक्स बाई एल। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सब बताया था। तो डेल एक्स क्या होता है, दोनों जो पैरेलल सरफेस हैं उनमें कितना शिफ्टिंग हुई, क्योंकि पहले तो देखिए ये सरफेस और ये सरफेस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थी। अब क्या हुआ, जब डॉटेड लाइन की बात करी तो ये सरफेस तो वहीं रह गई और डॉटेड लाइन से नई सरफेस यहाँ तक नई डॉटेड लाइन तक चली गई। तो ये आपका शिफ्टिंग हो गई, जिसको हमने क्या बोला, डेल्टा एक्स। और ये आपका एल हो गया और इसको हम एंगल थीटा बोल रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं फॉर द स्मॉल थीटा tan थीटा रफली थीटा व्हिच इज डेल एक्स बाई एल करके। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो अलग अलग शेप है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये शेयर मॉडुलस नहीं कहलाता, दोनों बातें सही है। अब आ रहा है आपका बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ही सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए डिफाइंड है, जबकि यंग मॉडुलस या शेयर मॉडुलस को हम गैसेस वगैरह के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये दोनों का फर्क है। तो वो जनरली सॉलिड के लिए ही है। आपका जो यंग मॉडुलस होता है या शेयर मॉडुलस है वो सॉलिड के लिए है, क्योंकि शेप उसी में चेंज दिखता भी है। बाकी गैसेस या फ्लूइड का शेप चेंज आप नहीं देख सकते। हाँ, तो बल्क मॉडुलस में हमने आपको भी पता होगा कि कोई इस तरह की बॉल जैसी चीज थी, उसको पानी के अंदर ले गए तो सब तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर फोर्स या प्रेशर लगने लगा तो उसका वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ। तो सब मैं पहले बता चुका। तो वी वॉल्यूम इनिशियल तो क्या हो गया, वी माइनस डेल्टा वी हो गया। तो जो उस पे चारों तरफ से स्ट्रेस लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो आपके प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है, प्रेशर। तो उसके चलते इस स्ट्रक्चर का ये जो भी सॉलिड रहा होगा या कोई कुछ भी मान लें हम, तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस होने लगता है। तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। बट ये जितने भी मॉडुलस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव में आते हैं, चाहे यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या शेयर मॉडुलस हो। जबकि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो रिड्यूस होने के चलते नेगेटिव है। तो हम एक नेगेटिव अपनी जेब से लगा देते हैं कि जब यहाँ पर वो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको सारे मॉडुलस किसमें रखने हैं, पॉजिटिव में। ठीक, अब एक फैक्टर और होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस को जब उल्टा कर देते हैं तो वो आपका कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो बस ठीक है, बी को उल्टा करके यहाँ पर इस तरीके से भी इसको रीअरेंज किया जा सकता है। तो ये आपके तीनों तरीके के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थे। एक ही काम का फॉर्मूला है, इसको मैं इसका प्रूफ तो नहीं बता रहा,
क्योंकि वो सीबीएसई की बुक में है भी नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो एक वायर है, उसमें नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया तो उसमें थोड़ा सा एलोंगेशन हो जाएगा, एलोंगेशन होगा तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही स्प्रिंग की तरह वेव करेगा, जैसे इसको खींच के छोड़ोगे तो एकदम ऊपर की तरफ जंप करता है। ऐसा आप अपने घर पे बड़ा आराम से सीलिंग पर एक पतला सा वायर लगा के कर सीख सकते हो। तो डिफॉर्मेशन के चलते इसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर हुई, जिसको मैं यू से दिखा रहा हूं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू इस तार का वॉल्यूम। तो इसमें यंग मॉडल भी हम ला सकते हैं कि यंग क्या था हमारा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो मान लीजिए इस स्ट्रेस को भगाना है तो इस स्ट्रेस को यहां से गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन कर देंगे, तो गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या स्ट्रेन को भी यहां से भगा सकते हैं, स्ट्रेन की जगह हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेस बाय यंग मॉडल। तो बस एक इसको ध्यान रखें, तो आपको याद ही सही। तो दोनों फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम अलग अलग तरीके कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अब ये मैंने कुछ ऐसी आर्बिट्ररी कई सारे ग्राफ खींच दिए, 1 2 3 4। तो पहले तो मैंने आपको वही बोल दिया था कि भाई ईसीजी होती है किसी पेशेंट की, फिल्मों में देखते हैं तो जितनी देर तक उसकी लाइन चलती रहती है तो बोलते हैं वो जिंदा है तब तक। तो यहां पर सबसे पहले तो कौन मर गया, देखिए 4 वाला पॉइंट यही पे खत्म हो गया, यानी कि 4 वाले की कर्व लेंथ सबसे छोटी है, 1 वाले की कर्व लेंथ सबसे ज्यादा है। तो जिसकी कर्व लेंथ सबसे ज्यादा होगी यानी वो देर तक सर्वाइव किया, यानी वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो दैट इज हैविंग टू मच स्ट्रेंथ। तो यहां पर हम बोलेंगे 1 वाले की स्ट्रेंथ जो है 4 से बहुत ज्यादा है। फिर एरिया अंडर कर्व निकालना है, एरिया अंडर कर्व आप समझते होंगे, जैसे 1 वाले में सबसे ज्यादा एरिया अंडर कर्व आएगा, ठीक है जी, इसमें उस हिसाब से एरिया आपका कम आएगा, ठीक है। तो कर्व की जो लेंथ होती है, यदि हाइट हम सेम मान लें तो कर्व की लेंथ जो होती है वो एरिया अंडर कर्व के प्रोपोर्शन होती है, और वो फिर ये बता देती है भाई उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज्यादा स्टोर्ड है। जैसे मैं बोलूं, सिर्फ यदि मेरे को ये बात समझानी हो तो ये लीजिए मैंने कर्व खींच दिया इस तरीके का, एक कर्व मैंने यहीं तक खींच दिया, तो 1 वाले में ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर्ड है बजाय कि 2 की, 2 वाला तो यहीं पर मर गया, और 1 वाले में काफी सारा आपको एरिया मिला है। तो जितनी ज्यादा कर्व लेंथ होती है उतना ही मेटेरियल स्ट्रेंथ रखता है, और उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा मेटेरियल डक्टाइल होगा। जबकि शुरुआती तौर पर मर जाए, जैसे चौथा यहीं पे मर गया, तो इसका मतलब ये ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। कर्व लेंथ इस पर भी डिपेंड करती है, इट इज रेसिप्रोकल टू द परसेंटेज कार्बन इंप्योरिटी। तो यदि कार्बन इंप्योरिटी को बढ़ा दोगे तो कर्व या जो मेटेरियल जल्दी टूट जाता है, ठीक है। तो कार्बन इंप्योरिटी बढ़ने से मेटेरियल की हार्डनेस बढ़ जाती है। उसी तरीके से कि हार्डनेस ज्यादा होगी तो कर्व लेंथ छोटा होगा, ठीक है, यानी मेटेरियल ब्रिटल होगा, ठीक। हाइट ऑफ कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप प्रोपोर्शनल टू द यंग्स मॉडल। जैसे यहाँ पे कई सारे कर्व हैं, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका आ रहा है, ग्रीन वाले का आ रहा है, देखिए इसका स्लोप इससे मैक्सिमम एंगल बना रहा है। तो ये जो 4th कर्व है इसके लिए यंग मॉडल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा आई। तो ये छोटी छोटी बातें अपन यहां पर देख सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक की करा दे रहा हूं कर्व से रिलेटेड। तो आपकी बुक में एक तो ये वाला दे रखा है कि भाई 2 मटेरियल है ए एंड बी, ठीक है जी। तो एग्जैक्ट शेप भाई एक तो ये है आपका, ये दे रखा है, इसको हमने ए से दिखाया है, और जो दूसरा है उसमें उसने थोड़ा सा स्लोप ज्यादा कर दी, इधर कर दिया है जी। तो सबसे पहले उसने ये पूछा है कि यंग मॉडल्स किसका ज्यादा है ना। तो ये आपका 9.3 का इक्वेशन दे रखा है। तो ए और बी के कर्व में यंग मॉडल्स किसका ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेस है और इस तरह वहां पर क्या स्ट्रेन है। तो स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है, ए का ज्यादा दिख रहा है, ठीक है जी, क्योंकि स्लोप भी तो यंग मॉडल्स के बराबर है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या स्लोप है, तो ज्यादा स्लोप किसका है, ए का। तो हम ये बोलेंगे यंग मॉडल्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग मॉडल्स ऑफ बी। फिर उसने ये भी पूछा कि भाई किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बी को एक्चुअली मैं तो ज्यादा खींच गया, अदरवाइज बी को उसने थोड़ा छोटा बनाया, देखिए आप तो बुक आप खोल के देखिए तो उसमें बी जो है उसने काफी जल्दी खत्म कर दिया है। तो ज्यादा देर तक कौन सर्वाइव किया, ए, और ए ही आपका कौन होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेरियल। ये अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ये है, इसको हटा दूं पहले। एक क्वेश्चन ये
ये है कि आपने क्या करा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ खींचा है और ये 3 वायर हैं ए बी और सी। इन सभी वायर का लेंथ सेम है, इवन उनका मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम होते ही ये मॉडल सेम हो जाता है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा थिन, मोस्ट थिन है, थिनेस्ट वायर हमको बताना। तो एक मिनट हट जाता हूँ, आप इसको सोच के देखो। तो वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस या लोड लगाया गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन है, और सेम लेंथ के सेम मटेरियल के 3 वायर लिए गए, ठीक है जी, और उनका ग्राफ खींचा गया एबीसी, है ना। ये तो आपका ओरिजिन है ही सी। तो वो हमसे कह रहा है कि इसमें थिनेस्ट वायर कौन सा होगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहां से एक डॉटेड लाइन डालता हूं। ये डॉटेड लाइन ये बता देगी कि वही स्ट्रेस तीनों में सेम कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट वहां पे लोड दे रखा था या अप्लाइड फोर्स दे रखा है, लोड, और यहां पर दे रखा है एक्सटेंशन। तो लोड सेम कर दिया, मतलब हमने एफ सेम कर दिया। एफ का मतलब क्या है, यंग बराबर क्या है आपका, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, इस तरीके का आपका है। तो एक्सटेंशन को हम डेल्टा एल से दिखाते हैं। अब देखिए इसमें क्या काम का है हमारा, हमने पहले ही बोल दिया कि लेंथ सेम है, यंग मॉडुलस सेम है, और लोड यानी कि उन पर लगाया गया फोर्स भी सेम है। तो हमारी 3 चीजें सेम हो गई, एफ, यंग मॉडुलस और एल सेम है। जब तीनों सेम हो तो गौर करिए बचा क्या क्वेश्चन में, सिर्फ इतना था बचा कि डेल एल रेसिप्रोकल टू द एरिया। तो डेल एल रेसिप्रोकल टू एरिया, तो सबसे ज्यादा एलोंगेशन डेल्टा एल किसमें दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली ए में दिख रहा है, क्योंकि दिखाए गए लोड के लिए ए वाले वायर में इतना एक्सटेंशन हुआ है, बी वाले में इतना हुआ और सी वाले से इतना सा हुआ है। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन हो गया आपका ए वायर में। तो जिसका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा हुआ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे छोटा हुआ। यानी मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं, थिनेस्ट वायर कौन है आपका, ए है ए। तो एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। तो हमने वाई एक्सिस पर लोड डाल दिया यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, और इधर उसका हम क्या ले रहे हैं, एक्सटेंशन ले रहे हैं। ये सब आपके बुक के क्वेश्चन थे जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन तो मैं आपको लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो इसमें एक बार और देख लेंगे कि यंग मॉडल्स उसने दे रखा है। तो यंग मॉडल्स आपका कितना है, इतना है। तो ये आपका क्या है, यंग मॉडल्स है, ठीक। और आपको क्या निकालना है, इसमें स्ट्रेन निकालना है, सॉरी इलोंगेशन निकालना। तो पता है मैं तो इलोंगेशन को इस तरह से याद रखता हूँ, फॉर एफ एल ए वाई, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो एफ की जगह ये आपका दिख ही रहा है, एफ ये तो एफ हो गया, तो 100 इंटू 10 की पावर 3 डाल देना। तो एफ कितना हो गया आपका, 10 की पावर 5। लेंथ वायर की दे रखी है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर दे रखी है, ठीक है जी। तो दो कहानियां तो खत्म हो गई। यंग मॉडल यहाँ पे दे रखा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इधर से आएगा, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है 10 mm। तो 10 mm को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 10 इंटू 10 पावर -3, ये एम्पियर सिस्टम में कर रहे हैं आप। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बड़े आराम से इसमें आंसर मिल जाएगा। आपकी बुक का ही है ये, ठीक। तो आप इस तरह से ये निकाल सकते हैं। फिर एक बार वो आगे तो स्ट्रेन आई जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। ओरिजिनल लेंथ आपको पता ही है, ये भी तो डिवाइड बाय 1, और डेल्टा एल की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, तो इसको यहाँ से डाल दीजिएगा, तो परसेंटेज में आपका आ जाएगा। तो चैप्टर बहुत आसानी है, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो मेन आपका स्ट्रेस सिस्टम का कर्व था जो मैंने काफी अच्छे से सिखाया। पहली बार में नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। तो मैं हूं निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव, कीप वॉचिंग।